हाँ, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा कि स्टॉक मार्केट में अगर हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ब्रोकर कौन सा चूज करना है और हमें किस कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज करना है। ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए जनरली हमें ये देखना है कि हमें किस तरह की ट्रेडिंग करनी है। तो हमें ट्रेडिंग करनी है या हमें इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस हमारे पोर्टफोलियो का साइज क्या है, हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं। कई सारे पैरामीटर के को जज करने के बाद हमें ब्रोकर को चूज करना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो आप नोट कर सकते हैं अपने पास, ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना लो। क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं वो हमें सक्सेसफुल या फेल बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कभी अगर गलती से कोई रॉन्ग ब्रोकर चूज कर लिया तो ये भी हो सकता है कि आपके शेयर्स लापता हो जाएं, या वो ब्रोकर के ऊपर पेनाल्टी लग जाए, या उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाए। क्योंकि अभी कई सारे ब्रोकर्स की ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। कार्वी को भी एक बार पेनलाइज किया गया है। कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कई सारे भाग गए। और जिन इन्वेस्टर्स के स्टॉक्स, मेरे जानने में कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो गायब हो गए। उनके पूल में पड़े थे और वो पूल से स्टॉक्स गायब हो गए। ना उनका ट्रेडिंग अमाउंट का पैसा मिला, ना ही वो पूल के शेयर मिले। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ध्यान रखती है कि जो CDSL और NSDL में, क्योंकि सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल डिपॉजिटरी दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कस्टोडियंस हैं, सरकारी होल्डिंग है, उसमें सरकारी कंपनियों की होल्डिंग है। तो उसमें जो शेयर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं, कोई उसको लेके भाग नहीं सकता। लेकिन जब हम कभी भी अपने अमाउंट से ज़्यादा की ट्रेड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपने 1 लाख 1 रुपए का कोई सौदा खरीद लिया, सौदा मतलब शेयर्स खरीद लिए। तो अब उस केस में क्या होगा, ब्रोकर आपका पूरा का पूरा, पहले होता था, अभी तो चीजें शायद चेंज हो गई हैं। पहले क्या होता था, अगर आपने 1 लाख 1 रुपए का सौदा खरीदा तो ब्रोकर क्या करता था, आपके ट्रेड को रोक देता था पूल पे ही, डीपी में ट्रांसफर नहीं करता था। डीपी में ट्रांसफर कहता था आपका 1 रुपए का डेबिट चल रहा है, डेबिट क्लियर करिए। आप किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि 1 रुपए, उसने सोचा अच्छा 1 रुपए, 1 लाख रुपए पड़े हैं मेरे पास और ये इतने रुपए का शेयर है, उसमें ब्रोकेज भी लग गई। ब्रोकेज लग गई, वो 1 लाख के ऊपर एक्सीड कर गया, तो गलती से वो सौदा 1 लाख के ऊपर चला गया और उसके पास पैसा 1 लाख रुपए ही पड़ा है। तो ब्रोकर क्या करता था, उसके शेयर्स को होल्ड कर लेता था पूल अकाउंट पे। पूल अकाउंट ब्रोकर का अकाउंट होता है, उसको डीपी में ट्रांसफर ही नहीं होने दिया। तो जब डीपी में ट्रांसफर नहीं होने दिया तो क्या हुआ कि वो पूल से जो डिविडेंड आएगा वो भी ब्रोकर के पास जाता था, और ब्रोकर के पास पूरा राइट होता है कि वो पूल अकाउंट के शेयर को बेच भी दे, खरीद भी ले। डीमेट में जो आपके शेयर चले गए वो तब तक वो नहीं छू सकता है जब तक उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होगी, और जनरली वो भी वो लेके रखते हैं। ठीक है, तो अभी सेबी ने क्या किया है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर दिया है। मतलब जब भी आप डिलीवरी के कोई शेयर भेजना चाहेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा पहले। मतलब पहले क्या होता था, ब्रोकर के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती थी, भेज देता था शेयर वो। तो सेबी ने इन्वेस्टर के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दिया है। और वो क्या किया है कि जब कभी भी आपको डिलीवरी के शेयर बेचने होते हैं तो पहले अपनी होल्डिंग को ऑथराइज करना पड़ता है कि आप कौन से शेयर बेचना चाहते हैं। तो आप आप जब उसमें क्लिक करेंगे तो उसके पास OTP आएगा। मतलब 2-3 स्टेप में आपसे वेरीफाई करता है कि आप क्या वाकई में अपने शेयर बेचना चाहते हैं। मतलब कोई और या ब्रोकर आपके शेयर्स को आपके बिहाफ पे सेल नहीं कर सकता है। तो इससे जो है काफ़ी प्रोटेक्शन हो गई। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो इसलिए वो ब्रोकर क्या करता था, अगर उसने अपनी दुकान बंद कर दी या किसी वजह से डिफॉल्ट कर गया तो वो आपके पूल के शेयर भी लेके भाग गया, आपके ट्रेडिंग अकाउंट का जितना पैसा पड़ा है वो भी लेके भाग गया। तो अब क्या कर दिया सेबी ने कि आपको पहले क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे लेजर अकाउंट जीरो करना है। मतलब ये नहीं है कि एक बार क्लाइंट ने पैसा डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट में तो हमेशा के लिए पड़ा हुआ है। पहले वो उसी में पड़ा रहता था, पता चला इन्वेस्टर मर गया, भूल गया, उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि 10 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे पैसे जो है वो इधर उधर हो जाते थे। तो ये सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने क्या किया है कि क्वार्टरली बेसिस पे एक बार ब्रोकर को क्लाइंट का अकाउंट नील करना होगा। मतलब जितना भी पैसा है वो वापस उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ये करना ही पड़ता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब तो मंथली बेसिस पे कर दिया गया होगा।
तो इस तरह से जो अच्छे ब्रोकर्स होते हैं हमें उन्हीं के पास अपने अकाउंट ओपन करने चाहिए। तो अब अच्छे ब्रोकर की डेफिनेशन क्या है? तो अगर आपका पोर्टफोलियो 50 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ वाला है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि किसी भी हालत में कोई डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास ना जाएं। मजबूरी है इस वीडियो में नाम लेना, अदरवाइज नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जब तक ब्रोकर का नाम नहीं लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो जितने भी डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं, ज़ीरोधा और धनी और पता नहीं 5 पैसा करके बहुत सारे आ गए हैं, 15 रुपये 20 रुपये में ट्रेड करा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं इस तरह के, वो बहुत छोटे एसेट क्लास पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक छोटे से कमरे में अपना ऑफिस बना रखा है, ना उन्होंने अपनी कहीं ऑफिस खोल रखे हैं, ना उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टीम बना रखी है, सब कुछ ऑटोमेशन में कर रखा है। इवन कस्टमर रिस्पॉन्स सिस्टम भी IVR पे चल रहा है। मेल भी करो तो पता नहीं रिवर्ट आएगा नहीं आएगा, पता नहीं, उतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं है। किसी का सौदा फंस गया, कुछ हो गया, फ़ोन पे कोई बात करने वाला कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी नहीं अवेलेबल है। तो इतने छोटे लेवल पे जब ये काम कर रहे हैं, आपका कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई बात करने वाला भी नहीं मिलता है, ना कोई सब ब्रोकर होता है, ना कोई ऑथराइज पर्सन होता है इनके पास, ना ही कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बात फ़ोन पे बात करता है। आपको मेल ही करनी है कुल मिला के, और जिसको मेल करनी है सब चीज़ें नहीं अच्छे से आती हैं, या उसको तुरंत ही चाहिए, या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, पता नहीं इनकी ऑथेंटिसिटी पे भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है। तो अगर आपको मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर भाग जाएंगे, लेकिन अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो साइज है, 10-20 का 25 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो उस केस में हमें स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की होल्डिंग है उसमें। या फिर आप जो बैंक्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे HDFC सिक्योरिटी हो गई, ICICI डायरेक्ट हो गई, ठीक है, इस तरह के, वो जो कोटक बैंक भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जो बड़े और बैंकिंग ब्रोकर्स हैं उनके पास अपना डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर अब आपको 1,50,000 2 लाख रुपए में ट्रेड करनी है और आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड करनी है और सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन करना है और फ्यूचर ऑप्शन ही सब करना है, बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स लेनी नहीं है, या 1,50,000 की होल्डिंग हो गई तो कोई बात नहीं, तो आप फिर कहीं पे भी कर सकते हैं। उस केस में फिर हमें क्या देखना है? उस केस में हमें ये देखना है कि हमें कौन बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसमें दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है डिस्काउंटेड ब्रोकर, एक होता है फुल सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसे कि आनंद राठी हो गया, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज हो गया, शेर खान हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ये सारे के सारे फुल सर्विस प्रोवाइडर हैं। और अब कुछ कुछ फुल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो डिस्काउंटेड ब्रोकर मॉडल पे भी आ गए हैं, मतलब उनके पास दोनों पैकेज हैं। आप चाहें तो उनकी फुल सर्विसेज ऑप्ट कर लें और आप चाहें तो उनकी डिस्काउंटिंग सर्विसेज ऑप्ट कर लें। तो जैसे एंजल वन है, तो मेरे पास उसकी फ्रेंचाइजी भी है, ठीक है, एज ए डिस्क्लेमर मैंने बोल दिया क्योंकि ये वीडियो में पब्लिश करूंगा। तो मेरे पास उसकी फ्रेंचाइजी भी है, तो उनके पास दोनों मॉडल हैं। अगर आपको फुल सर्विसेज चाहिए तो वो फुल सर्विस प्रोवाइडर हैं, और इनके साथ अच्छी बात ये होती है कि इनके हर एक शहर में ऑफिस होते हैं, बड़ी टीम होती है, कस्टमर केयर होता है, आपको फ़ोन करना है तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, ऑथराइज पर्सनस होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि आई एम वर्किंग एज अ ऑथराइज पर्सन और सब ब्रोकर ऑफ एंजल ब्रोकिंग, ठीक है। तो अगर आप कानपुर में किसी को प्रॉब्लम है तो कानपुर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। लेकिन ये 5 पैसा में, धनी में, ज़ीरोधा में, अब स्टॉक में, ग्रोथ में नहीं मिलेगा। इन सब के पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं होता है जो आपको आपके लोकल एरिया में सर्विस प्रोवाइड करे या आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। ये चीज़ सिर्फ पॉसिबल होती है फुल सर्विस प्रोवाइडर में, ठीक है। प्लस वो आपको कॉल्स भी देते हैं, फिर वो आपको लैपटॉप पे ट्रेडिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, फिर वो अपना आपका वेब पोर्टल भी दे देंगे, और बहुत तरह की और कस्टमाइज सर्विसेज देते हैं, ठीक है आपको। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं, मतलब कॉल्स देते हैं, टिप्स देते हैं, मतलब आपके पास मैसेज आएगा, मेल आएगी, पोर्टफोलियो सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो उस केस में वो जो ब्रोकेज लगाते हैं वो परसेंटेज में लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि 0.5%, 0.30%, ठीक है, इस तरह से। और अगर कोई फ्रीक्वेंट ट्रेडर है
तो उनकी वो डिस्काउंटेड ब्रोकेज को ले सकता है, जिसमें वो 15 या 20 रुपए का फ्लैट, जैसे एंजल 15 रुपए लेती है, वो जीरोधा से भी सस्ता है। और कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर, मैंने इसीलिए उसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है। मेरे पास इंडिया इन्फोलाइन की है, एंजल की है, ग्लोब की है। ग्लोब की अभी जस्ट मैंने रजिस्टर्ड कराई है, जिसमें एंजल ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि एंजल के पास टेक्नोलॉजी बहुत अपडेटेड है, उसके पास दोनों सर्विसेज हैं। जिनको डिस्काउंटेड ब्रोकर चाहिए उसके पास डिस्काउंटेड वाला भी है, जिसको फुल सर्विस चाहिए उसको फुल सर्विस भी है। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब कभी भी हमें ब्रोकर डिसाइड करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह की ट्रेड करनी है, हमारा पोर्टफोलियो साइज क्या है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने डीपी जो है स्टॉक होल्डिंग में खुला लो, सबसे बढ़िया है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको सिल कहते हैं। मैंने अपनी समर ट्रेनिंग वहीं से करी थी। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ब्रोकर का। और जो ब्रोकेज आप देते हैं उसके अलावा, मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 20 रुपए दे दिए तो 20 रुपए ही लगेंगे पर ट्रेड में। उसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस चार्जेस भी लगते हैं, जिसमें एसटीटी आता है, और टर्नओवर टैक्स होता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है। तो इस तरह से अगर आपने 30 रुपये ब्रोकेज का दिया तो लगभग 20-30 रुपये टैक्सेस और चार्जेस भी लग जाते हैं। तो नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग में डीपी चार्ज नहीं लगता है। डीपी चार्ज तब लगता है, देखो दो तरह के डीपी चार्ज होते हैं, डीपी चार्ज पे आते हैं। ब्रोकर आपसे दो तरह के चार्ज लेता है, एक होता है एएमसी। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एक होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, वो दूसरी चीज हो गई। अभी हम लोग ब्रोकर की बात कर रहे हैं, तो एएमसी का मतलब होता है, ये सारे के सारे पॉइंट नोट कर लो। अगर आप एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के लिए जाओगे तो ये वर्ड आएंगे, तो आपको चूज करना पड़ेगा। वो आपको 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा एकदम मिलते जुलते, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला है। एएमसी का मतलब क्या है, वो असेट मैनेजमेंट कंपनी भी लिख देगा, वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लिख देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस 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 विषय से पूछा गया है। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हर एक ब्रोकर आपसे चार्ज करते हैं साल में एक बार। कुछ लोग वो जो साल में एक बार चार्ज करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली करते हैं, और कुछ लोग मंथली भी करते हैं। मतलब मान लीजिए कि 500 रुपये आपका एएमसी है, तो वो क्या करेंगे, 50-50 रुपये करके, 45-45 रुपये करके काट देंगे। कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस पे काटते हैं, कुछ एनुअल बेसिस पे काटते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो एएमसी होती है वो 400-500 रुपये साल की होती है, 500 रुपये अप्रॉक्स। कुछ जो बैंकिंग ब्रोकर्स है वो कभी कभी ज़्यादा भी लेते हैं, जैसे आईसीआईसीआई एचडीएफसी हो सकता है 750 लेता हो या 1000 रुपये लेता हो। ठीक है, वो ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, अभी वही तो मैंने बताया, एएमसी का तो सेम है। एएमसी का तो सेम है, मतलब डिस्काउंटेड ब्रोकर लिमिटेड सर्विसेज देता है, कॉल सेंटर नहीं देगा, ब्रांच नहीं देगा। फुल सर्विस प्रोवाइडर जो होगा आपको, उसके पास कॉल सेंटर भी होगा, ब्रांच भी होगी, ऑथराइज पर्सन भी होगा। आप बात कर सकेंगे, फ़ोन पे बात कर सकेंगे, आपको टिप्स मिलेंगी, कॉल्स मिलेंगी, और बहुत तरह की सर्विसेज मिलेंगी, सॉफ्टवेयर मिलेगा। बट डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास ये सब सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर कोई ऐसा ब्रोकर है जो फुल सर्विस प्रोवाइडर है और आपको रीजनेबल रेट पे डिस्काउंटेड ब्रोकर दे रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एएमसी समझ में आया। अब डीपी चार्ज क्या होता है, ये दोनों जो है वो डीपी से रिलेटेड होती है। जब आप अपनी होल्डिंग बेचते हैं, यानी आपने जैसे 100 शेयर रिलायंस इंडस्ट्री खरीद लिए, 100 शेयर आपने आईसीआईसीआई खरीद लिए, 100 शेयर आपने एचडीएफसी बैंक खरीद लिए। अब आपने एचडीएफसी बैंक डिलीवरी में पड़ा था, खरीदते समय कोई डीपी नहीं लगता है। खरीदते समय डिस्काउंटेड ब्रोकर जो है, पहले तो ब्रोकेज भी नहीं लेते थे डिलीवरी में, लेकिन इंट्राडे पे ही लेते थे। अभी अभी अब लेने लगे हैं। तो अगर आपके पास 100 एचडीएफसी बैंक पड़े हुए हैं, आप उनको मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो अगर आपने मार्केट में उसको बेचा, तो जब आपने बेचा तो वो आपके डीपी से शेयर निकल के मार्केट में जाएगा, क्योंकि वो आपके डीपी में चला गया था। तो वहां पे सीडीएसएल एंड एनएसडीएल चार्ज लेता है सेटलमेंट करने का, और ब्रोकर भी आपका उसमें बेनिफिट लेता है। तो जैसे एंजल जो है 23 रुपये ले रहा है, कोई 25 रुपये ले रहा है, कोई 20 रुपये ले रहा है, ऐसे करके पर स्क्रिप्ट
चाहे आप 1 शेयर बेचें चाहे 1 लाख शेयर बेचें एक बार में, वो आपको 20 रुपए 25 रुपए एज अ डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। ये चाहे डिस्काउंटेड ब्रोकर हो चाहे फुल सर्विस ब्रोकर हो। डीपी चार्जेस का मतलब फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो चार्जेस जब आपने कोई डिलीवरी खरीद ली, वो आपके डीमेट अकाउंट में चली गई, यानी CDSL NSDL में चली गई, वहां से जब आपने उसको बेचा, डिलीवरी बेचा, जब वो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन हुआ, सब हुआ, उसमें खर्चा लगता है, डिपॉजिटरी का खर्चा लगता है, मैसेज भेजती है, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करती है, अपडेट्स कराती है, अपने लिए इंजीनियर्स हायर करती है जो ये सब चीज़ें देखते हैं, तो उसमें खर्चे लगते हैं। प्लस उनको प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि कैम्स और कार्वी ये सब भी मतलब ब्रोकर भी लिस्टेड होते हैं, कैम्स भी लिस्टेड है, और प्लस आपका जो ये है CDSL भी लिस्टेड कंपनी है। अभी NSDL का IPO आने वाला है, ठीक है। तो NSDL CDSL 2 डिपॉजिटरी है इंडिया में, तो CDSL ऑलरेडी लिस्टेड है, NSDL का IPO प्रपोज्ड है। तो CDSL भी अपने प्रॉफिट को भी तो बढ़ाना चाहती है, तो इसलिए वो भी DP चार्ज लेती है। तो ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट आपस में इस चार्ज को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसको DP चार्ज कहते हैं। वो आप 1 शेयर अगर बेचेंगे तब भी लगेगा, और 1 लाख शेयर बेचेंगे तब भी लगेगा। इसीलिए जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जैसे म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो उनको उनको नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक बार में 1 लाख शेयर बेचते हैं, और 1 लाख शेयर में मान लो 25 रुपए 23 रुपए लग गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीइंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हमने अगर 10 शेयर बेच दिए, फिर 10 शेयर बेच दिए, फिर 10 शेयर बेच, पता लगा आपने देखा 2500 रुपए का DP चार्ज लग गया। ऐसे करके 10 बार अगर कर दिए तो 100 बार कर दिए साल भर में, ये चीज़ है। एक बार मैंने देखा था साल भर में मेरे 8-10 हज़ार रुपए के DP चार्ज लग गए थे, कुछ पहले की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग करता था, एकेडमिक्स के पहले की बात है। आई वॉज वर्किंग एज अ ब्रांच हेड आनंद राठी, ये उस समय की बात है, ठीक है। तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन?